हेलो गाइस, हाउ आर यू। पढ़ाई स्टार्ट करें। लास्ट क्लास हमने सेक्शन 13 तक कंप्लीट किया था, आई गेस। हाँ। ओके। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव completed till section 13, 13A, 13B. Okay, we have completed till section 15, I guess. And that was about the divorced person can be marry again. मैंने आपको समझाया भी था। एंड हमने बाइगैमी के बारे में भी बात की थी in the last class. Okay. Yeah. So I'll be giving you a small recap upon section 17 and 18 today, and then we are going to continue from that further. All right. Just excuse me for 1 minute. Okay. Okay. So under section 17, I think we have studied about the bigamy. Okay. So when we are talking about the bigamy, we know that is about the marrying again when the one of the partner is alive. That means मान लो there is the couple, there is the spouse, okay, the husband and the wife, and any partner of the husband and the wife, they are present, they are alive. But even after the continuation of the first marriage, the party is getting married again. That is called the second marriage. You can just consider it. So when we're talking about the second marriage, that is considered as the bigamy, and that is illegal according to the Hindu Marriage Act 1955. हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से दूसरी शादी करना इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कि हम लोगों ने पहली क्लास पे डिस्क्राइब कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ओके। तो मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि पनिशमेंट फॉर द बाइगैमी, मतलब अगर आपका पार्टनर जिंदा है बट फिर भी आप दूसरे किसी से शादी कर रहे हो, देन उसका पनिशमेंट क्या होता है। दैट इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द आईपीसी। बट अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें, नया लॉ के बारे में बात करें, तो मैंने आपको बताया था अंडर सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन सॉरी भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 84 पे ये बोला गया है कि अगर किसी पार्टनर के अपना पार्टनर का रहते हुए दूसरी शादी कर रहा है या कर रही है, मतलब दोनों के लिए लागू है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर द मेल मेंबर इट इज इम्प्लीकेबल एंड फीमेल के लिए नहीं है। अगर लड़की भी है ना, उसका पहले शादी हो रखी है बट वो दूसरी शादी कर रही है, फिर लड़का है उसका शादी हो चुका है वो दूसरा शादी कर रहा है, इन बोथ द केसेस any of the spouse is liable to get the imprisonment up to 7 years with the fine amount up to 1 लाख। 7 साल का पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट उनको हो सकता है फॉर मैरिंग अगेन। ओके। सो दिस इज एक्सप्लेन फॉर द पनिशमेंट ऑफ द बाइगैमी, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं अंडर सेक्शन 17। ओके। नाउ कमिंग टू सेक्शन 18, जहां पे हमने बात किया था पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टन कंडीशंस ऑफ द हिंदू मैरिज। ओके। तो हमने जब सर्टन कंडीशंस ऑफ द हिंदू मैरिज के बारे में बात किया था, तो आप लोगों को याद होगा ना, मैंने बताया था आप लोगों को ऑलरेडी समझाया था कि कौन सा सेक्शन पे हमने पढ़ा था, विच वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ द हिंदू मैरिज। बताइए। सेक्शन 5 में बोला था मैंने, सेक्शन 13 पे बोला था कंडीशंस ऑफ द डाइवोर्स, सेक्शन 11 पे बोला था मैंने आपको आपका क्या था, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, है ना। 13A पे बोला था ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या हो सकता है, जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है। 13B पे आपको बताया था दूसरा कंडीशन उसका क्या क्या हो सकता है ना। हाँ, 13B पे हमने डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट उसी के बारे में भी बात की थी। तो यहाँ पे आपका जो आता है ना कि पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टन कंडीशंस ऑफ द हिंदू मैरिज, अगर हिंदू मैरिज का कोई सर्टन कंडीशंस वायोलेट होता है तो उसका पनिशमेंट क्या हो सकता है, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ओके। तो सेक्शन 5 का ना बहुत सारे क्लॉजेस थे, जैसे कि II, III, IV, बहुत सारे क्लॉजेस वहां पर थे। तो अगर हम क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 के बारे में बात करें, देन अगर क्लॉज 3 ऑफ द सेक्शन 5 इज गेटिंग कंट्राविन, अगर उसी का वायोलेशन हो रहा है, देन द क्वेश्चन अराइजेस उस केस पे पनिशमेंट क्या रहेगा।
that is the punishment up to 2 years and extend with the fine of 1 लाख rupees. तो यहाँ पे क्राइम क्या है पहले ये समझते हैं ना. सेक्शन 5 क्लॉज 3 आप खुद देख सकते हैं. सेक्शन 5 क्लॉज 3 स्पीक्स अबाउट द एज क्राइटेरिया ऑफ द मैरिज, जहां पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि लड़का का उम्र 21 साल से ज्यादा होना जरूरी है और लड़की का उम्र 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है. If a girl is below the 18 years and if a boy is below 21 years, then the marriage is not considered as the valid marriage itself. Okay, we have already discussed it. Okay, so when we are talking about the contravention of the condition, अगर ऐसा कंडीशन होता है जहां पे लड़का का उम्र 21 साल से कम होती है और लड़की का उम्र 18 साल से कम होती है, देन वहां पे आपका जो पनिशमेंट रहता है टू हुम, नॉट टू द पार्टीज टू द मैरिज, मतलब लड़का लड़की उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात होता है भाई, क्योंकि अगर कोई लड़का लड़की 18 साल से कम है तो उसका कंसेंट को वैलिड कंसेंट माना ही नहीं जाएगा. तो यहाँ पे अगर लड़का 21 साल से कम है बट वो जानबूझ के लड़की को भगा के ले गया है तो वहां पे उसको पनिशमेंट मिलता है, बिकॉज 18 साल के बाद वो क्या बन जाता है, मेजर बन जाता है. अगर मान लो लड़का का उम्र 21 साल से ज्यादा है बट लड़की का उम्र 18 साल से कम है, एंड इन दैट केस द बॉय, मतलब यहाँ पे जो लड़का है उसने ना लड़की को इंसिस्ट किया है कि हाँ चलो तुम मेरे साथ भाग चलो हम दोनों शादी करते हैं, तो इन दैट केसेस आइदर ये बात हुआ कि पेरेंट्स ने, फैमिली ने जबरदस्ती कंपेल करके शादी करवा दी, या फिर लड़का लड़की दोनों अपने मर्जी से भाग गई, कुछ भी हो गया अंडर द एज, तो पहले तो उसको एक वैलिड मैरिज माना ही नहीं जाएगा. अगर भी किसी ने इंसिस्ट करके ये बात करवा दिया है देन उसका पनिशमेंट क्या रहेगा, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड द फाइन अमाउंट अप टू एक्सीडिंग 1 लाख अमाउंट, 1 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा. पहला चीज क्लियर. दूसरा चीज क्या रहा, द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द क्लॉज 4 and 5. Clause 4 and 5 it speaks about the marriage which is prohibited by the law. Okay, तो यहाँ पे जो मैरिज which is prohibited by the law जिसके बारे में हम दोनों ने बात कर रहे थे, तो व्हाट काइंड ऑफ मैरिज आर प्रोहिबिटेड, मतलब वो कौन सा रिलेशनशिप में आते हैं जहां पे हम मैरिज को प्रोहिबिटेड मानते हैं. जैसा कि हमने बताया था आपको कि क्लॉज 4 पे ये बोलता है कि द मैरिज बिटवीन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड क्लॉज 5 में ये बोलता है अबाउट द सैपिंदा रिलेशनशिप. जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि देखो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या फिर सापिंदा रिलेशनशिप में क्या क्या आता है. सापिंदा रिलेशनशिप के बारे में हमने कभी मतलब नेक्स्ट क्लास पे अच्छे से इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस रिश्ते को हम एग्जैक्टली सापिंदा रिलेशनशिप के बीच में लाते हैं. बट अभी के लिए इतना मान लो कि कोई आपका अगर खून का रिश्ता है, कोई ब्लड रिलेटिव है, उसको आप सापिंदा रिलेशनशिप के अंदर ला सकते हो. ओके, तो यहाँ पे ऐसा सीन है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मौसी का बेटा है, बड़े बाबा का बेटा है, कोई आपका भाई माना जाता है, आपका सेम कास्ट का है, आपका मतलब फैमिली मेंबर है, तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते. That those kind of marriage is strongly prohibited according to the court of law. Clear? समझ में आया. एंड अगर इसी तरह का मैरिज किसी ने इंसिस्ट करके करवा देता है, धमकी देके करवा देता है, या फिर किसी भी तरह की अगर किसी के द्वारा this prohibited kind of the relationship is converted into the marriage, then the punishment can extend to 1 month of the imprisonment and the penalty of the extend to 1000 of the rupees or both. Okay, तो यहाँ पे उसका जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट का वो कितना रहेगा, 1 मंथ रहेगा, उसका पेनल्टी रहेगा 1000 ऑफ द रुपीज. क्लियर, समझ में आया आपको. तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 19. एंड सेक्शन 19 पे मैंने आपको बताया था कि ये जो मैरिज का मतलब ये जो आपका डिवोर्स का, सॉरी मैरिज का नहीं, डिवोर्स का ये जो पिटिशन आप फाइल कर रहे हैं ना, तो आप मुझे पूछेंगे कि मैम ये डिवोर्स का पिटिशन हम तो फाइल कर ही देंगे,
ठीक है, पिटिशन फाइल करेंगे। हम पति पत्नी ने डिसाइड कर लिया कि हमको साथ नहीं रहना है, हम अभी डिवोर्स चाहते हैं। तो जब वो डिवोर्स की बात आती है तो डिवोर्स पिटिशन फाइल तो कहाँ पे करना पड़ेगा, तो कहाँ पे फाइल करें, कहाँ पे फाइल करना है भाई? सिविल जुरिस्डिक्शन कोर्ट पे ही फाइल करनी है, बिकॉज द डाइवोर्स प्रोसीडिंग इज कंसिडर्ड एज ए सिविल मैटर। इसीलिए मतलब नॉट एग्जैक्टली इट इज कंसिडर्ड अंडर द सिविल मैटर। अगर इसी में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है, जैसे कि मान लो डाइवोर्स इसीलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज द फिजिकल क्रुएल्टी टू द वाइफ, उसी को मारपीट किया गया है, धमकी दिया गया है, किडनैप किया गया है, इफ इट इज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ द क्रिमिनल एक्ट, तभी क्रिमिनल कोर्ट को बात जाता है। नहीं तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, मतलब आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी को ही माना जाता है, एंड दैट कोर्ट इज responsible and that court is liable to take up your cases। ये बात हमने पढ़ा था, राइट? तो हम जब जुरिस्डिक्शन की बात की थी ना, तो आप यही बात पूछे थे कि चलो ये जो जुरिस्डिक्शन आता है ना, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैं पिटिशन फाइल कर रही हूँ मतलब मेरा जुरिस्डिक्शन पे ही पिटिशन फाइल किया जा सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। पिटिशन फाइल करना है मेरे को डिवोर्स के लिए, मेरे को अपने पति के साथ रहना नहीं है, मेरे को चाहिए डिवोर्स। तो मैं जो डिवोर्स चाहती हूँ ना, मैं वो डिवोर्स पिटिशन कौन सा लोकेशन पे फाइल कर सकती हूँ, एंड दैट इज एग्जैक्टली एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो बताइए कहाँ पे कर सकते हैं, हमने बताया था। पहला चीज ये होता है कि पति पत्नी डिवोर्स से पहले जहां पे साथ में रहा करते थे, शादी का आप दोनों का मैरिड लाइफ का क्या होता है, आप दोनों साथ में रहते हो शादी के बाद, है ना? तो शादी करने के बाद डिवोर्स, मान लो शादी का 4 साल के बाद आप लोग एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हो, ओके? तो ये 4 साल आप दोनों जहां पे साथ में रहे हो, या फिर अभी डिवोर्स लेने के लिए आपने 3 महीने पहले कुछ झगड़ा हुआ, आप दोनों को लगा कि अब साथ में नहीं रहना है, हमको डिवोर्स चाहिए, तो 3 महीने पहले तो आप साथ में रह रहे थे ना, तो व्हाट वाज द लास्ट डिसाइडिंग प्लेस? 3 महीने पहले डिवोर्स का डिसीजन लेने से पहले आप साथ में कहाँ पे रह रहे थे, ये चीज हुआ। तीसरा कंडीशन क्या था? हस्बैंड जहाँ पे रह रहा है, मान लो उन दोनों ना अलग अलग हो गए, जुडिशियल सेपरेशन लग गया, कोर्ट ने बोला कि नहीं ठीक है, आप इतना झगड़ रहे हो, इतना आपका मन नहीं मिल रहा है, इतना मारपीट कर रहे हो, क्रुएल्टी हो रहा है, तो ठीक है आप दोनों अलग अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, हस्बैंड रह रहे हैं पे दिल्ली पे, वाइफ रह रहे पे मुंबई पे, राइट? तो यहाँ पे जो हस्बैंड एंड वाइफ का लोकेशन अदल बदल होगा, ये दूसरा लोकेशन पे, वो दूसरा लोकेशन पे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, वाइफ जहां पे रह रही है उस लोकेशन पे पिटिशन फाइल किया जा सकता है, या फिर हस्बैंड जहां पे रह रहा है उस लोकेशन पे भी पिटिशन फाइल किया जा सकता है। अगर हस्बैंड मान लो, या फिर जहां पे वाइफ का ससुराल है वहां पे भी पिटिशन फाइल किया जा सकता है। वाइफ का ससुराल है पंजाब पे, वाइफ जॉब करती है दिल्ली पे, हस्बैंड रहता है मुंबई पे। तो लोकेशन 3, ध्यान से सुनिए, 3 लोकेशन के बारे में बताई। लड़की ने शादी की, शादी, लड़की का ससुराल किधर है? पंजाब में है। लड़की जॉब करती है, कहाँ पे जॉब करती है? मुंबई, दिल्ली पे जॉब करती है। उसी का पति जो है वो दूसरे जगह पे जॉब करती है, वो कहाँ पे जॉब करता है? मुंबई पे जॉब करता है। लड़की का जो ओरिजिनल, मतलब उसका जो फादर्स प्लेस, उसी का जो अपना घर है, वो कहाँ पे है? मान लो वो आपका बिहार पे है। तो यहाँ पे मैंने 4 लोकेशन के बारे में बात की। लड़की का अपना घर है बिहार में, उसने शादी करके गई पंजाब। लड़का रह रहा है आपका मुंबई पे, जॉब लोकेशन है। लड़की का जॉब लोकेशन है दिल्ली। तो यहाँ पे जो 4 लोकेशन का बात हुई ना, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बिहार, ये 4 लोकेशन पे, 4 लोकेशन से किसी भी लोकेशन पे
आप अपना डिवोर्स का पिटिशन फाइल कर सकते हो, है ना। तो ये जो 4 लोकेशन पे आप अपना डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हो, तो कौन सा कोर्ट पे करोगे भाई? ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिहार का तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, ओके, पंजाब का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो आप क्या रैंडमली जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे केस फाइल कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस इलाके में रह रहे हो, आपका जो जुरिस्डिक्शन है ना, तो आपका जुरिस्डिक्शन का जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेड है, उस लोकेशन पे आपका जुरिस्डिक्शन को जो जो सिविल कोर्ट डील कर रहा है, उसी कोर्ट पे आप अपना डिवोर्स का पिटिशन फाइल कर सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पे इंडियन जुडिशियरी का काफी कंपेटेबिलिटी है। दिस इज लाइक ए वेरी स्ट्रेचेबल जुडिशियरी सिस्टम वी हैव गॉट, कि ऐसा नहीं है कि आपको एक लोकेशन पे ही कर सकते हैं, नहीं मतलब आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा, आपको बिहार आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पति का घर है मुंबई पे, उसका घर है दिल्ली पे, वो रहती है पंजाब में, या फिर उसी का ससुराल है पंजाब पे, उसी का अपना घर है बिहार पे। ये 4 लोकेशन जो हो गया ना, दिस ऑल 4 प्लेसेस आर एलिजिबल टू बी फाइल्ड एज द कंप्लेंट केस, प्लेस ऑफ द कंप्लेंट। इस 4 लोकेशन पे, इस 4 डिस्ट्रिक्ट, इस 4 स्टेट में जो लोकेशन पे वो लड़का लड़की उसके फैमिली वालों जो भी रह रहे हैं, उनका अपना लोकेशन का जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हुई जुरिस्डिक्शन, सिविल जुरिस्डिक्शन। ये आपका क्वेश्चन पे आ सकता है एग्जाम पे, कि आपका जो मैरिज का डिवोर्स का केस फाइल किया जाता है, वो कौन सा लोकेशन पे फाइल किया जाता है, मतलब कोर्ट ऑफ हुई जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन और सिविल जुरिस्डिक्शन। द आंसर इज सिविल जुरिस्डिक्शन। सिविल जुरिस्डिक्शन पे ही आपका केस फाइल किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कोर्ट टू हिच द पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, ओके। एंड देन हमने ये बात भी पढ़ा था अंडर सेक्शन 20, कंटेंट्स एंड वैलिडेशन ऑफ द पिटिशंस, ओके। तो आप तो हमारा जुडिशियरी सिस्टम को जानते ही है, राइट। तो हमारा जुडिशियरी क्या बोलता है ना, कि आप 100 गुनेगार को छुटकारा दे सकते हो, बट एक बेगुनाह को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ये बात हमने पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे जब हम पिटिशन की बात करते हैं, हम डिवोर्स लेने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना पिटिशन का वेरिफिकेशन होना जरूरी है कि नहीं? आपको नहीं लगता कि मैंने जाके कोर्ट में कोई भी कंप्लेंट फाइल कर दिया कि चलो मुझे आई वांट द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द क्रुएल्टी, मेरे को मारपीट किया गया है, मेरे को धमकी दिया है, मेरे को डिवोर्स चाहिए, मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, तो मेरे बात सच है, इसका क्या सबूत है? हो सकता है मैं पैसे के लिए झूठ बोल रही हूँ, हो सकता है मैं किसी का इन्फ्लुएंस पे आके गलत डिसीजन ले रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे किसी का बात को हम तो आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते ना। जस्ट अपन ए स्टेटमेंट और जस्ट अपन ए ग्राउंड ऑफ द पिटिशन, हम कोई भी फैमिली को कोर्ट को नहीं स्ट्रेच कर सकते कि चलो आपके अगेंस्ट डिवोर्स पिटिशन आया है, आप आ जाओ, आपको अगेंस्ट जो मतलब प्रोसीडिंग्स चलेगा, ऐसा नहीं है। केस का ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है, प्रॉपर एविडेंस लेना भी जरूरी होता है कि हाँ, ये केस कितना दूर तक वैलिड है, इज इट इवन जस्टिफाइड टू टेक अप द केस, केस का एक्सेप्टेंस होना क्या जस्टिफाइड है, क्या केस को हम कंटिन्यू करना जरूरी समझते हैं, इज इट गुड फॉर द कोर्ट ऑफ द लॉ, क्या ये पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएगी। तो ये सारी चीजें ना पहले ऑब्जर्व करनी पड़ती है, उसी के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं दैट वी शुड एडमिट द केस और वी शुड डिसमिस द केस। तो आप लोग ये बात भी जानते होंगे ना, इन द current legal system there are the multiple of the cases which has been dismissed,
अंडर द वैल्यूलेस ग्राउंड्स। यहाँ पे लाइक देयर वाज द रिसेंट केस जहाँ पे हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएल्टी का ऐसा कुछ मामला आया था। दैट वाज अपॉन द केस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द केस। जहाँ पे कोर्ट ने ये ग्राउंड पे कोर्ट को मतलब केस को तो डिसमिस किया था, एंड वाइफ को ना उसने पेनाल्टी भी लगाया था फॉर अपियरिंग ऑफ द फॉल्स केस। ओके। एंड इन इंडिया एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ना, अगर एक दिन में ना 50 केसेस कोर्ट पे फाइल हो रहा है, इफ 50 केसेस आर फाइलिंग इन द कोर्ट एवरी डे, देन 50 से ना 30 केसेस आर प्रूव टू बी फॉल्स एक्यूजेशन। 50 से 30 केस जो होता है ना, दैट इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू लेस पॉइंट्स, उसका कोई पॉइंट ही नहीं होता। ऐसे ही अपने पार्टनर को या फिर किसी को भी मेंटली लीगली हरास करने के लिए इंडिया पे केस किया जाता है। एंड 60% ऑफ द केसेस दैट इज फाइल्ड इन द इंडियन जुडिशरी सिस्टम दैट हैज बीन प्रूव्ड एज द फेक केसेस। ओके। सो दिस इज एक्चुअल द डाटा, सेंसस डाटा के हिसाब से ही बोला जाता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके। तो यहाँ पे जो हम कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं सेक्शन 20 में, तो चलिए थोड़े एक बार इसी को रीड आउट करते हैं कि सेक्शन 20 क्या बोलता है। एवरी पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट shall state as distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claim of relief is founded, and except in petition under section 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and other party to the marriage. Okay. तो यहाँ पे ना एक there is a major important word has been used. What you know? The no collusion between the petitioner and other party to the marriage. पिटिशनर का जो पिटिशन है ना, उसमें से एंड पार्टीज टू द मैरिज, उनके स्टेटमेंट से कोई भी कल्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। एंड कल्यूजन अगर हो रहा है तो उस बात का अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही केस को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो आई एम ए वाइफ। ओके। मेरे को चाहिए डिवोर्स, मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने जाके कोर्ट पे बोला कि देखो, माई हस्बैंड इज वेरी मतलब मेंटली अनस्टेबल, उनको दिमाग का बीमारी है, ही इज नॉट वेल बिहेविंग, मेरे को सही नहीं लग रहा है, उनको तबीयत उनको हेल्थ का ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एंड अपन दैट ग्राउंड आई वांट द डिवोर्स, मेरे को उनके साथ नहीं रहना है। ओके। तो यहाँ पे मैंने जब कोर्ट में जाके बोल दिया कि मेरे को अपने पति के साथ नहीं रहना है, रीजन क्या बताया? क्योंकि उनका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो वो मेरे साथ क्रुएल्टी करते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरे को पीटते हैं, मेरे को फिजिकली अब्यूज करते हैं, तो मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। राइट। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होगी, पक्का होगी, क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि केस इंपॉर्टेंट है तो इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। राइट। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब कोर्ट क्या करेगा ना, पहले आपका जो इन्वेस्टिगेशन आईओ जो रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते हैं, वो पहले जाके हस्बैंड को मिलते हैं, हस्बैंड से बात किए, फिर बात करने के बाद पता चला कि यार इसी को तो कोई मेंटल प्रॉब्लम है ही नहीं। जो ग्राउंड के बेसिस पे ये कंप्लेन आया है, ये पिटिशन आया है कि इसी को दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये क्रुएल्टी करता है, अब्यूज करता है, बट ये तो दिमागी हालत पे पूरा सही सलामत लग रहा है, इसको तो कोई दिमागी प्रॉब्लम है ही नहीं। सो यहाँ पे क्या हो गया? कॉल्यूजन ऑफ द फैक्ट। मैं बता रही हूँ कि मेरा हस्बैंड को दिमागी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, बट जब पुलिस ऑफिसर गए इन्वेस्टिगेशन के तब पता चला कि हस्बैंड को तो कोई बीमारी है ही नहीं। फिर क्या किया? डॉक्टर के पास लेके गए, उसका फैमिली मेंबर से बात की, उन लोगों ने आके मेरे पेरेंट्स के साथ बात की, जब मैं मतलब मेरा फैमिली वालों है उनके साथ आकर बात की कि आपने जब बेटी की शादी वहां पे करवाई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका दामाद क्या मेंटली ऐसा ही डिस्टर्ब था? अगर आपको पता था कि उसका दिमागी हालात सही नहीं है, तो फिर भी जानने के बाद आपने कैसे अपनी बेटी वहां पे दे दी?
तो मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी सीन नहीं है, मतलब हमारा दामाद का दिमागी हालत कुछ भी खराब नहीं था, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, तो इसीलिए हमने शादी करवाई हमारे बेटी का वहां पे। तो देखिए ना, यहाँ पे पार्टीज टू द मैरिज, उनका बातचीत पे कोई तालमेल ही नहीं रह रहा है। मैं बोल रही हूँ कि नहीं उसको मेंटल प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, दैट पर्सन इज टोटली फाइन। उसका फैमिली वालों ने बोल रहे हैं कि नहीं उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे फैमिली वालों ने बोल रहे हैं कि नहीं शादी के टाइम भी उसको कोई बीमारी नहीं था। तो ये सारी चीजों से क्या प्रूव हो जाता है, मेरा कंप्लेन जो था ना, दैट वाज इरिजोनेबल था, मेरा पॉइंट ही इनवैलिड था, मेरा कोई ग्राउंड ही नहीं था ये पॉइंट बताने का कि उसका दिमागी हालत सही नहीं है जिसकी वजह से मेरे को डिवोर्स चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पिटिशन क्या है, डिसमिस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स, ओके। ओके, सो यहाँ पे हमने बात की थी, कहाँ पे, कंटेंट्स, ओके। सो सेक्शन 20 का क्लॉज 2 के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, ओके। सो आपका जो क्लॉज 2 है, इट एग्जैक्टली स्पीक्स दैट द स्टेटमेंट्स कंटेंट इन एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by law for the verification of claims, and any at the hearing be referred as the evidence, okay. ओके, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि आपका जो स्टेटमेंट रहता है ना, मतलब पिटिशनर का स्टेटमेंट हो या और किसी का भी स्टेटमेंट हो, बाय द रिलेवेंट पर्सन, ओके, बाय द पिटिशनर एंड बाय सम अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब जब कोई भी पिटिशनर क्या करता है ना, पुलिस पे किसी भी तरह का कंप्लेंट फाइल करता है या फिर डायरेक्ट कोर्ट ऑफ द सिविल जुरिस्डिक्शन वहां पे जाके कंप्लेंट केस फाइल करते हैं कि नहीं मेरे को डिवोर्स चाहिए करके, तो वहां पे आपका जो भी लीगल प्रोसीडिंग चलता है, जो भी प्रोसीजर चलता है, उससे से पहले ना आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, किसका, पिटिशनर का एंड रिलेवेंट पर्सन। जैसे कि अगर आई एम द वाइफ एंड आई एम फाइलिंग द डिवोर्स केस अगेंस्ट माई हस्बैंड, तो मैं यहाँ पे जो अपना एक पिटिशन फाइल करूंगी कि नहीं मेरे को डिवोर्स चाहिए करके, एंड पुलिस को मैं अपना स्टेटमेंट भी दूंगी कि व्हाट इज द ग्राउंड फॉर द डिवोर्स, मेरे को क्यों डिवोर्स चाहिए, मैं क्यों अपने पति का साथ रहना नहीं चाहती हूँ। मेरा जो स्टेटमेंट है उसी को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, द कॉम्पिटेंट पर्सन्स, द पर्सन्स हु आर competent to give their opinion, okay. जैसे कि मान लीजिए मेरे देर इज द माई फादर, माई मदर, माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, जो कि मेरा शादी होते हुए देखे हुए हैं, मेरे साथ रहे हैं, मेरा जो भी बैड फेज है, मतलब मेरे मेरे को क्यों डिवोर्स चाहिए, मेरे को मेंटली ऐसा ऐसा टॉर्चर किया गया है, मेरे को ऐसा फिजिकली अब्यूज किया गया है, मैंने जो जो चीजें, जिस चीज को लेकर मैं कंप्लेन की हूँ ना, उस चीज को दे आर द विटनेस, या फिर उनको ये चीज के बारे में पता है। तो द रिलेवेंट पर्सन्स, द कॉम्पिटेंट पर्सन्स ऑफ द केस, जिनको ना उस केस पे अपना ओपिनियन देने का कॉम्पिटेंसी है, those persons are capable to give their opinion, okay, and those persons are liable or capable to give their statement, and their statement is being recorded, उनका statement जो क्या होता है ना वो recording किया जाता है, that has been officially recorded, and the statement is considered as the valid evidence itself, उनका जो स्टेटमेंट है ना उसको एक वैलिड एविडेंस के हिसाब से माना जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको? आगे बात करें, सेक्शन 21 स्पीक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस contained in this act and such rules as High Court may make in this behalf, all proceedings under this act shall be regulated as far as may be by the code of civil procedure। जैसे कि हमने पढ़ा था कि the petition is itself filed in the district court of the civil jurisdiction
That is why the all procedure is also going to be governed by the Hindu Marriage Act as well as the Code of Civil Procedure, the Code of Civil Procedure 1908. तो ये एक सिविल केस है, सिविल मैटर है, सिविल प्रोसीजर का कोड ही इस मैटर को अच्छी तरह से डील कर सकता है. ओके, क्लियर? Then comes section 21A, which speaks about the power to transfer the petition into certain cases. That means when there is the point of ट्रांसफरिंग इनटू द पिटिशंस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, एक कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जब केस ट्रांसफर करने का बात आता है, देन व्हाट इज द सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन पे आप दूसरे कोर्ट को केस ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन सा सिचुएशन पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. तो दीज ऑल थिंग्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 21A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. ओके, तो हम जब ये ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं ना, देन लेट्स अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंग टू क्लॉज बाय क्लॉज. ओके, the first comes the clause 1 and that is considered under two subclause, that is subclause A and B. Then comes the clause 2 and that is also considered as the subclause A, B and A and B. And then comes subclause 3. Okay, तो यहाँ पे when we are talking about the power of transfer petitions in certain cases, under clause 1A, it speaks about the petition which is for the judicial separation or the decree of divorce under section 13, or for the judicial separation under section 10, okay, at one court, and another petition is presented at the same court itself, then the legal proceeding should be considered together. मतलब आपको ये सारे चीज एक एक लाइन करके पढ़ के समझाना आसान नहीं रहेगा, तो मैं आपको क्या करती हूँ ना, पूरा सेक्शन 21A का जो जिस्ट है वो आपको इजीली थोड़ी अच्छी तरह से मतलब सिंप्लीफाई में समझा दे रहे हैं. तो सिंपल सी बात बोला गया है, सेक्शन 11 के अंडर, सॉरी सेक्शन 10 के अंडर अगर आपका डिवोर्स पिटिशन जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रही है, या सेक्शन 13 के अंदर इफ इट स्पीक्स अबाउट द डिवोर्स, ओके, एंड द पिटिशन इज फाइल्ड बाय वन पार्टी, इट माइट बी हस्बैंड, इट माइट बी वाइफ, बाय at the one court, and at the same time the another petition is filed at the another court by the another spouse. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, पहला कोर्ट जो है आपका, पहला कोर्ट आपको आपका जो दोनों स्पाउस जो है, पति पत्नी है, मान लीजिए उन दोनों ने डिवोर्स का पिटिशन फाइल किया है. पति ने फाइल किया है द पिटिशन फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, पत्नी ने फाइल किया है पिटिशन फॉर द डिवोर्स, एंड बोथ हैव अप्लाइड और बोथ हैव सबमिटेड देयर पिटिशन इन द सेम कोर्ट ऑफ और द सेम जुरिस्डिक्शन. सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों पार्टी का जो है कंप्लेन आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो डाउट सेम कोर्ट पे आए हैं, तो उन दोनों का जो भी कंप्लेन है उसी को वन प्रोसीडिंग के अंडर आगे लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो सेम पार्टी है ना. मतलब पति फाइल किया है पत्नी के अगेंस्ट, पत्नी फाइल की है पति के अगेंस्ट, तो क्या दोबारा उनको अलग अलग से बुला के उनका अलग अलग प्रोसीडिंग चालू रहेगा? नहीं ना. पति ने फाइल किया है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, पत्नी ने फाइल किया है डिवोर्स के लिए, तो वहां पे अगर दोनों पार्टी एक ही जुरिस्डिक्शन पे एक ही मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर किसी भी तरह का केस फाइल किए हैं, दैट इज रिलेटेड टू अंडर सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन और सेक्शन 13 डिवोर्स, देन the complaints or the petitions should be carried or continued together under the same court of the civil jurisdiction. तो ये चीज रहा आपका पहला चीज. दूसरा क्या हमने पढ़ा है,
यही सेक्शन 21A पे। अगर पति एक कोर्ट पे फाइल किया है एंड पत्नी दूसरी कोर्ट पे फाइल की है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ द केसेस, केस का ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं कि मतलब आपने जो मैम आपने बोल रहे हैं कि केस का ट्रांसफर होगा, मतलब क्यों होगा केस का ट्रांसफर, कैसे होगा? मान लो आई एम स्टेइंग एट द जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ओके, तो मान लीजिए आई एम नॉट मैरिड, बट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आई एम मैरिड एंड आई वांट डिवोर्स फ्रॉम माय हस्बैंड। मेरे को अपने पति से डिवोर्स चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, आई एम फाइलिंग ए कंप्लेंट और आई एम फाइलिंग ए पिटिशन फॉर द डिवोर्स, ग्रांटिंग ऑफ द डिवोर्स एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द जगतसिंहपुर। जगतसिंहपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैंने वहां पे गया, मैंने अपना पिटिशन डाल दिया डिवोर्स का। मेरा पति जो है वो रहते हैं खुर्दे पे, दैट पर्सन इज लिविंग एट खुर्दा भुवनेश्वर। तो उन्होंने क्या किया, ही वांट्स जुडिशियल सेपरेशन, उनको अलग रहना है मुझसे। वो डिवोर्स का पिटिशन फाइल नहीं किए, बट ही ऑल्सो फाइल्ड ए पिटिशन अगेंस्ट मी, दैट इज फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। तो उन्होंने कहाँ पे किया है? खुर्दा जुरिस्डिक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोकेशन अलग अलग हो गया। मैं एक लोकेशन पे फाइल की हूँ, उन्होंने एक दूसरा लोकेशन पे फाइल किया है। तो यहाँ पे देखा जाएगा व्हाट इज द प्लेस ऑफ अर्लियर पिटिशन। दैट मीन्स अगर मैंने पहले पिटिशन फाइल किया है, देन उनका जो सेकेंडरी केस उन्होंने जो फाइल किया ना, वो केस मेरा वाला कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उन्होंने पहले किया तो मेरा केस खुर्दा कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए टुडे इज 25th ऑफ द जुलाई, तो मैंने ना 23rd ऑफ द जुलाई में केस फाइल किया, उन्होंने 24th ऑफ द जुलाई में केस फाइल किया। तो यहाँ पे अर्लियर पे कौन रहा? मैं रही, क्योंकि मैंने पहले 23rd को केस फाइल कर ली थी। उसके बाद किसने किया? उसने किया 24th को। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का बात आएगा, यहाँ पे फायदे में कौन रहेगा? मैं रहूंगी, क्योंकि जो अर्लियर केस फाइल किया है, पहले जिसने केस फाइल किया है, एंड अगर द सिमिलर फैक्ट को लेकर, वही पति पत्नी के बात को लेकर दूसरा कोई कोर्ट में केस फाइल होता है, मान लो दूसरा केस कहाँ पे 24 को कहाँ पे फाइल हुआ? खुर्दा जुरिस्डिक्शन में फाइल हुआ। बट यहाँ पे दोनों केस को साथ में ट्रायल किया जाएगा, एंड खुर्दा वाला जो केस है उसको खुर्दा का जो कोर्ट है वो कहाँ, कौन सा कोर्ट को ट्रांसफर करेगा? जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो केस ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ओके, तो ओके, एंड यहाँ पे कोर्ट का पावर है टू ट्रांसफर द पिटिशन और टू एम्पावर द कोर्ट टू ट्रांसफर द पिटिशन अपन सिमिलर ऑफ द केसेस। ओके, तो यहाँ पे हमने अंडर सेक्शन 21A दो सिचुएशन के बारे में बात की। पहला सिचुएशन बात की जहां पे द पिटिशन फॉर द डिवोर्स or the petitions for the judicial separation or the petition for the divorce and judicial separation by the different parties, मतलब by the both of the spouses, that has been appealed or that has been brought separately by the husband and separately by the wife, पति पत्नी दोनों अलग अलग अपना पिटिशन फाइल किए हैं। तो वहां पे अगर उन दोनों का पिटिशन सेम कोर्ट में गया है, देन द केस इज गोइंग टू बी प्रिसीडेड एज द सेम कोर्ट इटसेल्फ। अगर पति ने एक कोर्ट में केस फाइल किया है डिवोर्स के लिए और पत्नी ने दूसरी कोर्ट पे केस फाइल किया है डिवोर्स के लिए, देन अर्लियर पिटिशन जिसका रहेगा, पहले जिसने केस फाइल की होगी, पहले जिसने पिटिशन सबमिट की होगी कोर्ट में, उनके जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, ओके, उनका पिटिशन कंटिन्यू रहेगा। और दूसरे वाला का जो लेटर स्टेज पे अपना पिटिशन फाइल किया,
फॉर एग्जाम्पल द हस्बैंड फाइल द पिटिशन लेटर आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद पति ने अपना पिटिशन फाइल किया अपना जुरिस्डिक्शन पे, तो उनका जो केस है ना, दैट केस विल बी ट्रांसफर्ड टू द अर्लियर जुरिस्डिक्शन। पहले जहां पे केस फाइल हुआ था वहां पे वो दूसरा वाला केस ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ द प्रोसीडिंग बिगिंस टुगेदर। दोनों का जो प्रोसीडिंग है वो साथ में चलेगा। बट अगर मान लीजिए दोनों पार्टी कंप्लेन किया ही नहीं, मतलब आई एम द वाइफ एंड आई वांट द डिवोर्स, मैंने ही कंप्लेन फाइल की है कि मेरे को अपने पति से डिवोर्स चाहिए, मेरा पति ने कुछ बोला ही नहीं, उसने कोई डिवोर्स फाइल किया ही नहीं, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, नोटिस जाएगा पति के पास कि आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा कंप्लेन आया है, आपका पत्नी आपसे डिवोर्स चाहते हैं, आप आके कोर्ट में अपीयर हुई है। तो यहाँ पे जो, अगर पति ने यहाँ पे कोई वापस केस किया ही नहीं, तो पत्नी ने जिस जुरिस्डिक्शन पे केस फाइल किया है उसी जुरिस्डिक्शन पे ही प्रोसीडिंग कंटिन्यू चलेगा। मान लीजिए अगर पति ने अपना वाला जुरिस्डिक्शन पे केस फाइल किया है कि उसको पत्नी से तलाक चाहिए, वो पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता, तो वहां पे इन दैट केस पति का जो जुरिस्डिक्शन है वहां पे पत्नी का आना जाना रहेगा। वहां पे पत्नी आके अपना केस अपीयर करेगी, नोटिस पत्नी के पास आएगा कि आपका हस्बैंड आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा एलिगेशंस लाए हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो आपका इसमें क्या बोलना है, समझ में आ रहा है? तो अगर सिंगल पार्टी ने अपना कोई भी जुरिस्डिक्शन पे केस फाइल करता है तो उनका जुरिस्डिक्शन पे ही केस कंटिन्यू चलता है। अगर पति पत्नी सेम जुरिस्डिक्शन पे केस फाइल किए हैं तो सेम कोर्ट पे उनका प्रोसीडिंग चलता है। अगर दोनों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अपना केस फाइल किए हैं, देन अर्लियर केस, पहले जिस पार्टी ने जिस कोर्ट पे केस फाइल किया है, दूसरा वाला केस जो बाद में फाइल किया गया है एट द लेटर स्टेज, उस सेकेंडरी वाला केस को एट द अर्लियर प्लेस, पहले जहां पे केस फाइल किया गया था उसी प्लेस को शिफ्ट करवा दिया जाएगा, ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ द केसेस अंडर सेक्शन 21A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, the next part is about the special provision relating to the trial and disposal of the petition, जो कि हम next class पे discuss करेंगे। So I think we can wind up the class for today, and yeah, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, जो जो भी हमने आज पढ़ा बहुत ही important provisions है। तो कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट क्लैरिफाई योर डाउट, आप मुझे पूछ सकते हो कहीं पे भी, मतलब इन द चैट बॉक्स, और you can just unmute yourself, you can mail your doubt, कुछ किसी भी तरह से। So this is all for today guys, we can just wrap up the class over here. Thank you so much.